हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल क्या होती है और क्षार क्या होती है। तो जो है ना, इन सब के बारे में जो भी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम लोगों ने जो है उसको देखा था। ठीक है, तो जिन्होंने अभी नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ बेसिकली अम्ल और क्षार के बारे में जानकारियाँ देखी थी कि क्षार क्या होती है, अम्ल क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। अब देखो, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना कैसे पता कर पाएंगे कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या फिर कोई क्षार है। ठीक है, तो उसे पता करने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि एक इंडिकेटर होता है। ठीक ना, इंडिकेटर या फिर बोले उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूचक। यानी कि कोई ऐसा वस्तु होता है जिसके थ्रू जो है ना हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आज के टॉपिक की बात करें, ठीक है ना, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सूचक क्या होता है। ठीक है, और फिर देखेंगे सूचक के कितने प्रकार होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जो है ना पढ़ेंगे कि जो अम्ल होती है और जो क्षार होती है उसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। तो बेसिकली जो है हम लोग इन दो टॉपिक को आज को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग को यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ना है, सूचक क्या होती है और अम्ल और क्षार की जो है अभिक्रिया कैसे होती है। बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया देखेंगे ना, वो धातु के साथ देखेंगे। ठीक है, धातु के साथ, यानी कि कोई भी मेटल के साथ अगर हम लोग अम्ल का अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और अगर क्षार के साथ किसी मेटल की रिएक्शन करा दें तो क्या हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखना है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो लेक्चर है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी देख लेना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो देखो, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे सूचक के बारे में कि सूचक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि देखो सूचक जो होता है ना, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, सूचक का मतलब क्या हुआ, सूचना देने वाला, इंडिकेटर, इंडिकेट करेगा। ठीक है ना, कि सामने वाला क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्षार सूचक बोलेंगे, है ना। तो इसका अगर हम लोग परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे भाई, इसका परिभाषा हम लोग क्या लिख देंगे कि सूचक वे होते हैं, ठीक है, जो रसायन की जो रसायन की सॉरी रसायन में, यार एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा देख लूँ। रसायन में, हाँ, क्या बोला कि सूचक वे होते हैं जो, यहाँ गलत लिख दिया था, सॉरी यार, जो रसायन में अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं। ठीक है, पहचान करते हैं। क्या बोला हम लोगों ने कि सूचक बेसिकली वो होगा जो किसी भी रसायन में क्या करेगा भाई, अम्ल या फिर क्षार की पहचान करेगा। रसायन का मतलब आप लोग यहाँ पे जो है ना, रसायन अगर समझ में नहीं आ रहा तो पदार्थ लिख दीजिए। ठीक है, जो पदार्थ में अम्ल या क्षार की पहचान करेगा। अच्छा, तो हम लोग बेसिकली उसको क्या बोल देंगे, सूचक बोल देंगे। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो सूचक होता है भाई, ठीक है ना, मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या बोले कि सूचक, ठीक है ना, सूचक बोल क्या लिखेंगे कि सूचक जो होता है ये सूचक, अच्छा रुको एक मिनट, सूचक का
रंग व गंध, ठीक है ना। क्षारीय व क्या लिखेंगे, अम्लीय व क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या बोला कि सूचक का जो रंग होगा, ठीक है, और गंध अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बोलता है कि देखो कोई सूचक है, ठीक है, अगर उस सूचक पे हम लोग अगर अम्ल मिलाएंगे, है ना, तो उसका रंग अलग होगा, ठीक है, और अगर उस पर क्षार मिला दे तो उसका रंग अलग होगा, उसका सेम गंध अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा, क्या देखा कि सूचक जो होता है भाई, ये क्या करेगा, अम्ल व क्षार की पहचान करेगा। दूसरा तो ये सूचक जो होता है अगर अम्ल की उपस्थिति में हुआ, या फिर बोले तो सूचक में अगर अम्ल मिला है तो उसका रंग जो होगा वो अलग होगा, या फिर अगर सूचक में हम लोग क्षार डाल दें तो उसका रंग अलग होगा और गंध भी अलग होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा सूचक के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सूचक के प्रकार, ठीक है, सूचक के प्रकार, ये सूचक जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखो सूचक जो होता है ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो पहला जो सूचक होता है उसका नाम है प्राकृतिक सूचक, ठीक है, प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक क्या होगा भाई, ऐसा सूचक, ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिलता है, मतलब हमारे वातावरण से मिलता है, नेचर से मिलता है। अब हमारे वातावरण से मिलता है जैसे कि हो गया पेड़ पौधे, ये तो हमारे वातावरण में मिल रहा है ना, तो उससे हमको जो भी सूचक मिलेगा, जो भी इंडिकेटर मिलेगा, जिसके थ्रू हम लोग जो है अम्ल या फिर क्षार की यहाँ पे पहचान करेंगे, तो उसे क्या बोल देंगे, प्राकृतिक सूचक, ठीक है जी। दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, ठीक है, दूसरा क्या होता है, कृत्रिम सूचक। अब कृत्रिम सूचक का मतलब क्या होता है, तो ऐसा सूचक जो मानव निर्मित हो, ठीक है ना। देखो जहां भी अगर कृत्रिम वर्ड आ जाए, ठीक है, क्या बोला भाई कि जहां भी कृत्रिम वर्ड आ जाए तो हमेशा याद रखना कि कृत्रिम का मतलब होता है क्या, मानव निर्मित, या फिर मानव के द्वारा बनाया गया। मतलब देखो कृत्रिम सूचक, इसका मतलब क्या है, ऐसा सूचक जो मानव के द्वारा बनाया गया, मतलब हम लोग बनाए हैं, तो इसके थ्रू हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे, ठीक है। तीसरा देखो, तो सूचक का जो तीसरा प्रकार है वो है गंधीय सूचक, ठीक है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में क्या होगा भाई, तो देखो जैसे कि अगर हम लोग कोई सूचक है उसमें अगर हम लोग अम्ल डालेंगे तो उसका गंध जो है कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है ना। और मान लेते हैं एक और हम लोगों ने गंधीय सूचक ले लिया, अगर उसमें हम लोग क्षार डालेंगे तो उसका जो है गंध अलग होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गंधीय सूचक के बारे में समझा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक को प्रॉपरली एकदम डिटेल में इसको समझेंगे और फिर इसके हम लोग उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि बोला कि हम लोग जो ना जो सूचकों के प्रकार है उन सबको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं जो है ना एक जगह मिटा लूँ पहले। ठीक है, चलो देखो
अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला क्या देखेंगे भाई, प्राकृतिक सूचक। कि प्राकृतिक सूचक को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। प्राकृतिक सूचक, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला प्राकृतिक सूचक के बारे में भाई, ऐसा सूचक जो हमें कहाँ से मिले, पेड़ पौधे से मिले, हमारे वातावरण से मिले, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वनस्पति से मिले, तो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक सूचक, ठीक है। तो इसके बारे में परिभाषा क्या लिख देंगे हम लोग, वे सूचक जो पौधों या वानस्पतिक से प्राप्त होती है, क्या बोलेंगे उसको, प्राकृतिक सूचक कहलाती है, ठीक है। वो सब क्या लिखे आगे, तो क्या बोल दिया कि वो सूचक जो हमको पौधों से मिलेगा या तो वनस्पति से मिलेगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। अच्छा, अगर हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या हो जाएंगे भाई, जैसे कि उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं लिटमस पत्र। क्या, लिटमस पत्र। दूसरा हल्दी, ठीक है। तो अब देखो, अब बोलोगे कि सर अच्छा हमको यहाँ पे हल्दी तो समझ में आ रहा है कि हमको पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये लिटमस जो होता है ये अच्छा पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहा है, चलो मान लेते हैं, लेकिन कौन से पौधे से जो है ये हमको मिलेगा लिटमस पत्र, ठीक है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट देखो आपको ये लिटमस पत्र सुना हुआ नाम नहीं लग रहा है क्या, आपने इसको पहले लेक्चर में नहीं पढ़ा है क्या? आप बोलोगे यस बिल्कुल पढ़े हैं, लिटमस पत्र को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। बोला था कि सर यदि हम लोग लिटमस पत्र में अम्ल डालेंगे तो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और यदि हम लोग लिटमस पत्र में क्षार डालते हैं तो ये नीला हो जाएगा। तो लिटमस पत्र के बारे में हम लोगों ने समझा था कल को, है ना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली ये जो लिटमस पत्र है, ठीक है, ये जो है हमको कैसे मिला है ना। तो हमें यहाँ क्या पढ़ना है भाई, लिटमस पत्र के बारे में पढ़ना है। लिटमस पत्र, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे वातावरण में हमें जितने भी पेड़ पौधे देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसे जो है ना अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे कि फूल का पौधा है मान लेते हैं, तो उसको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया है। फिर ऐसा पौधा है जिसमें फल लगता है तो उसको एक अलग ग्रुप में रख दिया है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा है। फिर ऐसा पौधा जिसमें क्या भाई केवल कांटे हो तो उसको अलग ग्रुप में रख दिया गया। तो इस प्रकार से जो पौधे होते हैं उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है। क्या बोला कि अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास में है ना, हमारे पास में क्या है भाई, एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें से एक पौधा है। क्या बोला हमारे पास में कि हमारे पास में एक समूह है पौधे का, जिसका नाम क्या है, थेलोफाइटा समूह। थेलोफाइटा समूह, ठीक है ना। तो ये जो समूह है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है। उनमें से एक पौधा जिसका नाम है हमारे पास में लिचेन का पौधा, ठीक है ना, लिचेन का पौधा। अब देखो ये जो पौधा है भाई ये किस समूह के अंतर्गत आएगा, थेलोफाइटा समूह के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो पौधा है इसके अंतर है। तो जो थेलोफाइटा समूह है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे प्रकार के पौधे हैं भाई, उसमें से एक है लीचेन का पौधा, ठीक है ना। तो ये जो लीचेन का पौधा है इसी से जो है हम लोगों को लिटमस पत्र प्राप्त होता है, ठीक है ना, या फिर बोले तो इसी पौधे से हम लोग लिटमस पत्र को निकालते हैं, ठीक है ना। लिटमस पत्र प्राप्त होता है, लिटमस पत्र प्राप्त होता है, ठीक है सर। क्या बोला हम लोगों ने कि जो थेलोफाइटा समूह में, ठीक है ना, एक पौधा होता है जिसका नाम है लीचेन, और उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पत्र को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब बेसिकली हम लोग लिटमस पत्र जो होता है ना, जब हमारे प्राप्त कर लेते हैं तो वो उस टाइम पे कैसा होता है भाई, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। क्या बोला भाई कि लिटमस पत्र, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिटमस पत्र गुलाबी
रंग का होता है जब तक वो अम्ल या क्षार के संपर्क में ना आ जाए, संपर्क में ना आ जाए। क्या लिखा मैंने भाई कि जो लिटमस पत्र होता है वो गुलाबी रंग का होता है, लेकिन वो गुलाबी तभी तक रहेगा जब तक वो अम्ल या क्षार के जो है संपर्क में ना आ जाए। अच्छा, अब मैंने ये क्यों लिखा, तो देखो ऑब्वियसली बात है, ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग लिटमस पत्र में क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे तो वो बेसिकली लाल रंग का हो जाएगा हमारा लिटमस पत्र। लेकिन जब हम लोग लिटमस पत्र में क्षार डालते हैं तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा लिटमस पत्र के बारे में, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिटमस पत्र का उपयोग करके पता करेंगे कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या फिर क्या है, क्षार है। अच्छा, तो सर हमको तो ये पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे लिटमस पत्र से जो है ना कैसे अम्ल और क्षार की जो है पता कर पाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे हल्दी से जो है कैसे पता करेंगे कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, एक ये चीज बना रहा हूँ, देखो जरा इधर लिख देता हूँ मैं सूचक, है ना, यहाँ पे लिख दिया अम्ल और यहाँ पे लिख देता हूँ क्षार, एक टेबल बना दिया, ठीक है। और ये जो है ध्यान में रख लो, तो ये पूरा अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो इसी में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमारे पास में अभी तक हम लोग कितने प्रकार के सूचक को पढ़ा है, बोलेंगे सर अभी तक हम लोग केवल 2 सूचक के बारे में पढ़ा, एक तो लिटमस पत्र और दूसरा हल्दी, ठीक है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, लिटमस पत्र के बारे में, लिटमस पत्र, ठीक है सर जी। अब हम लोगों ने लिटमस पत्र में क्या बोला कि जब हम लोग लिटमस पत्र में अम्ल मिलाएंगे, लिटमस पत्र में जब अम्ल मिलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और जब लिटमस पत्र में हम लोग क्षार मिला देंगे तो ये नीला हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने और एक सूचक देखा यहाँ पे हल्दी, यानी कि हम लोग हल्दी से भी जो है पता कर पाएंगे अम्ल है या फिर क्षार है। तो कैसे, तो देखो जब हम लोग अम्ल को, देखो जब हम लोग अम्ल को अगर हल्दी में मिलाएं, ठीक है, अम्ल को हल्दी में डालेंगे तो जो हल्दी होगा वो उस पर उसका जो रंग होगा वो चेंज नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा, या फिर बोले तो नो चेंज इन कलर, यानी कि कलरलेस नहीं होगा, ठीक है, बस कलर चेंज नहीं होगा। मतलब हल्दी भाई बाय द वे पीला कलर का होता है, पीला रंग का होता है। तो जब हम लोग अम्ल को हल्दी में डाल देंगे तो हल्दी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई भी कलर वहाँ पे चेंज नहीं होगा, मतलब पीला ही रहेगा, ठीक है सर। और अगर यदि हम लोग क्षार को हल्दी में डाल दें, क्षार को हल्दी में डाल दें तो हमारा हल्दी जो होगा वो जो है बेसिकली लाल हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इससे हम लोग यहाँ पे पता करेंगे कि जो कोई पदार्थ वो अम्ल है या फिर क्षार है। भाई मान ले हमारे पास में कोई पदार्थ है, अब उसे हम लोगों को, और हमारे पास में केवल हल्दी ही है, ठीक है, क्या बोल लिया भाई, ये हमारे पास में एक पदार्थ है और मान लेते हैं ये हमारा हल्दी है, बस। अब इसी से जो है हमको पता करना है कि ये पदार्थ जो है ये अम्ल है या फिर क्षार है, और हमारे पास में केवल एक सूचक है, ठीक है। मान लेते हैं एक बारी कि ये हमारे पास में जो है अम्ल है, अच्छा, या फिर बोलते हैं कि पदार्थ ही है कोई, ठीक है। जब इस पदार्थ को हम लोगों ने हल्दी में डाल दिया, ठीक है, तो हल्दी का रंग पीला ही रहा भाई, हल्दी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसका मतलब समझ जाएंगे कि ये पदार्थ क्या है भाई, अम्ल है, ठीक है। लेकिन अगर इसी पदार्थ को जब मैंने हल्दी में डाल दिया तो इसका जो रंग है वो चेंज होकर के लाल हो गया, रंग कैसा हो गया, लाल, मतलब ये पदार्थ क्या है, क्षार है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि हमारे पास में प्राकृतिक सूचक जो होती है वो लिटमस पत्र और हल्दी है, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है कृत्रिम सूचक क्या होती है ना। क्लासेस अब डेली होने वाली है तो आप लोग तैयार रहिए। मैं आपको जैसे बताया हूँ कि बस डेली 2 घंटा साइंस को देना है ना। इसके बाद अगर 90 प्लस नहीं आए तो फिर बताना है हमको। बस शर्त ये है कि आपको जो है बस 2 महीना डेली सच्चे मन से प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ाई करना होगा, मेहनत करना होगा,
तब जाके जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन किया और 5 दिन गायब हो गए तो ऐसे ही 90+ नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। और मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि 10 घंटा पढ़ना है, केवल 2 घंटा ही तो देना है आपको, है ना। बाकी आप जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कृत्रिम सूचक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कृत्रिम सूचक। तो क्या बोला था हम लोगों ने भाई कि जो कृत्रिम सूचक होती है ये क्या होगा, मानव निर्मित, यानी कि ऐसा सूचक जो इंसानों के द्वारा बनाया गया। अच्छा, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग की, वे सूचक जिसे रसायनों द्वारा बनाया जाता है। अरे तेरी, ये क्या हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं भाई साहब आपने तो बताया हमको कि कृत्रिम सूचक तो इंसानों के द्वारा बनाया गया, लेकिन आपने तो यहाँ पे लिखा कि रसायनों द्वारा बनाया गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई तो देखो, जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, ठीक है, उससे भी तो हम लोग इंसान ही बनाते हैं, है ना। जैसे कि देखो हम लोगों ने यहाँ पे HCl एग्जाम्पल में ले लिया, H2SO4 ले लिया, ठीक है, तो ये कौन बनाया है, हमको नेचर बना के दिया है क्या, नहीं दिया है भाई, इसको बेसिकली हम लोग खुद बनाए हैं, ठीक है ना। और इसी के थ्रू यहाँ पे हम लोगों ने सूचक बनाया। तो मैंने यहाँ पे गलत क्या लिखा, मैंने यहाँ पे गलत क्या लिखा, कुछ तो गलत थोड़ी लिखा है कि वे सूचक जिसे रसायनों द्वारा बनाया जाता है तो उसे हम लोग कृत्रिम सूचक बोलेंगे, रसायन तो इंसान नहीं बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको इसको समझ रहे होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया भाई, सूचक की परिभाषा देख लिया। अच्छा, अब देखो इसके अगर हम लोग उदाहरण देख लें कृत्रिम सूचक के क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा फिनोप्थेलीन, ठीक है ना। पहला कौन हो जाएगा, फिनोप्थेलीन सूचक, ठीक है, फिनोप्थेलीन सूचक। और दूसरा जो होगा हमारे पास में वो मेथिल सूचक होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, मेथिल ऑरेंज सूचक, ठीक है, मेथिल ऑरेंज सूचक। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 सूचकों के बारे में देख रहे हैं, जो कि क्या है भाई, कृत्रिम सूचक है, और हम लोग इसके थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। अच्छा, तो हम लोग अब यहाँ पे कैसे पता कर पाएंगे सर, तो देखो जरा इधर, इधर देखो भाई, इधर इधर इधर, ओ हेलो, इधर ध्यान दो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब। बट देखो टेस्ट ट्यूब जो होता है ना वो इस तरह नहीं होता, ठीक है। टेस्ट ट्यूब अगर आप लोग लेबोरेटरी में देखेंगे तो, अच्छा ये तो क्या बना दिया यार, अगर आप लोग लेबोरेटरी में देखेंगे तो बेसिकली जो टेस्ट ट्यूब होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, पतला सा एकदम होता है, ज़्यादा बस समझ जाओ कि पतला सा होता है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, फिलहाल इसको मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब। अब देखो भाई, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है कोई पदार्थ, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है भाई, कोई पदार्थ है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या बोल दिया कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या रखा है भाई, कोई पदार्थ रखा है। अच्छा, अब हमको ये पता करना है कि ये जो पदार्थ मैंने इस टेस्ट ट्यूब में रखा है ये अम्ल है या फिर क्षार है, ठीक है ना। हम लोगों को क्या करना है भाई, ये जो पदार्थ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है पता करना है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। और हमारे पास में एक सूचक है, कौन, फिनोप्थेलीन सूचक, और एक मेथिल ऑरेंज सूचक, ठीक है। तो दोनों को रख करके देखेंगे, है ना। पहला हम लोग क्या करते हैं भाई, इस पदार्थ में हम लोग देखते हैं मेथिल ऑरेंज मिला करके, ठीक है जी। तो जब हम लोग इस पदार्थ में क्या करेंगे, सॉरी फिनोप्थेलीन सूचक मिला देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, फिनोप्थेलीन मिलाया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब इस पदार्थ पे मैंने क्या किया, फिनोप्थेलीन मिलाया, ठीक है, फिनोप्थेलीन मिलाया,
तो ये कलरलेस हो गया। क्या हो गया भाई? कलरलेस, मतलब यहाँ पे कोई कलर नहीं रहा, कोई कलर नहीं रहा। अब देखो कोई कलर नहीं रहा मतलब कलरलेस का मतलब हो गया वाइट कलर, है ना, वाइट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कलरलेस का मतलब क्या होता है? सफेद, बाकी कोई कलर नहीं, एकदम सादा। तो मैंने क्या किया भाई, जब फिनोल्फ्थलीन मिलाया इस पदार्थ पे तो ये कैसा हो गया? कलरलेस हो गया, है ना। अब अगर कलरलेस हो गया है, क्या बोला भाई, अगर ये कलरलेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उसका मतलब ये क्या है? एसिड है, मतलब ये अम्ल है। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन मिलाने पर अगर ये पदार्थ कलरलेस रहता है तो ये अम्ल होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अम्ल पे अगर हम लोग फिनोल्फ्थलीन मिलाएंगे तो वो कैसा होगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पहला देख लिया। अब देखते हैं दूसरा। ठीक है ना, उसी तरह से हम लोग दूसरा, मैंने यहाँ पे क्या किया, और एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, और एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में भी सेम है कि दूसरा कोई पदार्थ भर दिया मैंने। ठीक है, कोई दूसरा मैंने यहाँ पे पदार्थ भर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, इस टेस्ट ट्यूब पे कोई दूसरा पदार्थ भर दिया। अब हमको पता करना है कि ये पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, तो मैंने फिर से जो है ना यहाँ पे फिनोल्फ्थलीन सूचक को इसमें डाल दिया। क्या किया मैंने, इस पदार्थ में फिर से फिनोल्फ्थलीन सूचक को मिलाया। ठीक है, क्या क्या मैंने यहाँ पे फिर से फिनोल्फ्थलीन सूचक को इसमें मैंने मिलाया। ठीक है, तो मैंने अब इस पदार्थ पे जैसे ही फिनोल्फ्थलीन सूचक मिलाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा पिंक कलर का हो गया। कैसा हो गया? पिंक कलर का हो गया। जैसे ही मैंने इस पदार्थ पे फिनोल्फ्थलीन मिलाया ये पिंक कलर का हो गया। तो अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब है ये हमारा क्षार है। ठीक है, ये क्या है भाई? क्षार है, यानी कि बेस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम लोग फिनोल्फ्थलीन सूचक को यूज करके पता कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हमारा क्या है, क्षार है या फिर अम्ल है। कैसे भाई? तो देखो, जब फिनोल्फ्थलीन सूचक को अम्ल में मिलाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन सूचक को अम्ल में मिलाएंगे, कलरलेस हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन सूचक को क्षार में मिलाएंगे, पिंक हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन सूचक को अगर पिंक में मिलाएं तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा ना, अगर हम लोग यहाँ पे मिला दिया तो। ठीक है, तो अगर इसको आप लोग उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, इधर ध्यान दो। देखो, अब हम लोग मेथिल ऑरेंज से कैसे पता कर पाएंगे कि कोई पदार्थ जो है वो बेसिकली अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेथिल ऑरेंज से कैसे पता कर पाएंगे, सॉरी। तो हम लोग सिंपल है, यहाँ भी वही फंडा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, वही फंडा लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ भी क्या किया भाई, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। क्या किया भाई, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। देखो इधर देखो भाई, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया मैंने। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास में क्या है भाई, कोई पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में कोई पदार्थ है। इस टेस्ट ट्यूब में कोई पदार्थ है और हमको पता करना है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। और हमारे पास में है मेथिल ऑरेंज, हमको इसके थ्रू पता करना है कि वो अम्ल है या क्षार है। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल, इस टेस्ट ट्यूब में जो भी पदार्थ है उसके साथ हम लोग ये मेथिल ऑरेंज डाल देंगे। क्या करेंगे, ये मेथिल ऑरेंज मिला देंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने मेथिल ऑरेंज को इसमें मिला दिया, इस पदार्थ में, तो ये पदार्थ जो होता है वो कैसा हो गया है, रेड हो गया। ये पदार्थ कैसा हो गया भाई, रेड हो गया। ठीक है, ये पदार्थ कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। ठीक है जी, अब देखो, अगर मैंने मेथिल ऑरेंज मिलाया इस पदार्थ पे और अगर ये पदार्थ रेड कलर का हो जाता है, उसका मतलब है, तुम लोग समझ जाना, उसका मतलब है ये एसिड है। क्या बोला भाई, अगर हम लोग मेथिल ऑरेंज मिलाते हैं किसी पदार्थ में और वो रेड कलर का हो जाता है, उसका मतलब वो अम्ल है। ठीक है, अब दूसरा देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने और एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, और एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कोई दूसरा पदार्थ डाल दिया है। ठीक है, और फिर से वापस हमको ये पता करना है कि क्या ये अम्ल है या फिर क्या ये क्षार है। मेथिल ऑरेंज फिर मिला दो। क्या कर दिया, मेथिल ऑरेंज यहाँ पे मैंने वापस से मिला दिया।
मेथिल ऑरेंज मिलाया, तो जब मैंने मेथिल ऑरेंज इस पदार्थ पे मिलाया तो हमको ये देखने को मिला, ये जो पदार्थ है हमारा ये येलो कलर का हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, येलो कलर का हो गया। ठीक है ना, और जैसे ही मैंने मेथिल ऑरेंज मिला दिया इस पदार्थ पे, ये येलो हो गया। समझ जाना ये क्षार है। क्या है भाई, क्षार है, बेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि किस प्रकार से जो है हम लोग फिनोल्फ्थालीन सूचक और मेथिल ऑरेंज सूचक को यूज करके पता कर पाएंगे कि कोई भी पदार्थ हमारा क्षार है या फिर अम्ल है। तो हम लोग जो है ना, आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा, किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कृत्रिम सूचक क्या होता है। तो मैंने बोला कि सर जी वो सूचक जो केमिकल के थ्रू यानी कि रसायनों के थ्रू बनाया जाता है। अच्छा, जैसे कि हो गया हमारे पास में फिनोल्फ्थालीन सूचक और एक हो गया मेथिल ऑरेंज सूचक। ठीक है सर, अब देखो सर जी, अब हमको यहाँ पे जो ना ये जो सूचक दे रखा है फिनोल्फ्थालीन, इसका यूज हमको करना है। ठीक है, अब और हमको पता करना है, फिनोल्फ्थालीन सूचक को यूज करके पता करना है कि कोई पदार्थ हमारा अम्ल है या फिर क्षार है। तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल फंडा लगाएंगे कि देखो हम लोग यहाँ पे एक पदार्थ ले लेते हैं। ठीक है, अब उस पदार्थ में हम लोग यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन मिला देंगे। ठीक है सर, अब देखो अगर ये पदार्थ जो है कलरलेस हो जाए, जब फिनोल्फ्थालीन मिला दिया इस पदार्थ पे, क्या किया भाई, जब फिनोल्फ्थालीन मिलाया इस पदार्थ पे ये कलरलेस हो गया, मतलब वो अम्ल है। ठीक है, जब फिनोल्फ्थालीन मिलाया मैंने दूसरे पदार्थ में, ठीक है, उसी प्रकार से मैंने कोई दूसरा पदार्थ ले लिया और फिर इसी पदार्थ पे मैंने फिनोल्फ्थालीन मिला दिया, जब ये पिंक कलर का हो जाए मतलब वो क्षार है। ठीक है सर, अच्छा मैंने यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन सूचक को यूज करके पता कर लिया। ठीक है, अब हमको पता करना है मेथिल ऑरेंज का यूज करके कि कोई भी पदार्थ क्षार है या फिर अम्ल है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहला वही फंडा लगा दो, कोई पदार्थ ले लो उस पर हम लोग मेथिल ऑरेंज डाल देंगे। तो जब मैंने इस पदार्थ पे मेथिल ऑरेंज डाल दिया तो ये रेड कलर का हो गया। अब देखो रेड कलर का मतलब एसिड है। ठीक उसी प्रकार से मैंने दूसरा कोई पदार्थ लिया, उसमें मैंने जब मेथिल ऑरेंज डाला तो ये येलो कलर का हो गया। अब येलो कलर का मतलब क्षार हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा, कोशिश किया है समझाने का बेहतर ढंग से। तो इसको जो है ना आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है ना इसको एक प्रॉपर जो है एक जगह पे हम लोग लिख देंगे, है ना, ताकि आपको जो है डाउट ना हो कि किसको मिलाने पे कौन सा कलर देगा। ठीक है, तो उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बाय द वे मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका है यार, वीडियो अगर रुक ना जाए कहीं चलते चलते प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो हम लोगों ने यहाँ पे कृत्रिम सूचक के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारे पास में केवल एक सूचक बचता है जो कि है गंधीय सूचक। यार बार बार स्टोरेज फुल का क्या मैसेज आ रहा है। अच्छा चलो मैं जल्दी क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ, है ना, नहीं तो हमारा स्टोरेज फुल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आई होप आपको ये कृत्रिम सूचक जो है वो समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखेंगे गंधीय सूचक क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि गंधीय सूचक क्या होती है। और देखिए यार मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल कैसे हो गया वीडियो। तो अभी जो है मोबाइल का स्टोरेज वगैरह फुल हो गया था, तो मुझे कुछ जो है फाइलें जो है वो डिलीट करनी पड़ी, तो इसके बाद मैं वापस से वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भाई, कृत्रिम सूचक जो होती है वो क्या होती है ना, उसके जो है सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कि जो है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कृत्रिम सूचक। एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको जो है एक ही जगह पे हम लोग लिख के रख लेंगे अम्ल, जिससे जो है हमको सावधानी होगा या फिर आसानी होगा याद करने में। और इधर रख देते हैं क्षार। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कुछ बना दिया इस प्रकार से। अब देखो हमारे पास में पहला
जो कृत्रिम सूचक है वो है फिनोल्फ्थेलिन सूचक। ठीक है, पहला क्या है, फिनोल्फ्थेलिन सूचक। तो मैंने बोला कि जब हम लोग फिनोल्फ्थेलिन सूचक को, हाँ, अम्ल में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, फिनोल्फ्थेलिन सूचक अम्ल में क्या प्रभाव डालेगा भाई, मैंने बोला था ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना। और ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। यानी कि अगर फिनोल्फ्थेलिन सूचक को अम्ल में डालेंगे पिंक कलर का, सॉरी क्षार में डालेंगे पिंक कलर का, अम्ल में डालेंगे तो कलरलेस। ठीक है सर। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा मैंने देखा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, है ना। तो ये बेसिकली क्या कर रहा था भाई कि जब हम लोग मेथिल ऑरेंज को जो है ना अम्ल में डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जब हम लोग मेथिल ऑरेंज को किस में डालेंगे या क्षार में डालेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने इतना कुछ समझा है। तो ये एकदम शॉर्ट डायग्राम है, तो जिसे आप जो है ना देख के कभी भी इसको याद कर सकते हैं। तो इसको जो है ना आई थिंक सबको उतारना चाहिए, भले पिछले स्लाइड वाला अगर जिन्होंने नहीं उतारा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको उतारना। अच्छा उतारो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों का यहाँ पे खत्म हो जाता है क्या, कृत्रिम सूचक। अब हम लोग एक बच जाता है सूचक में से गंधीय सूचक, उसको अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है सर। अब बेसिकली जो गंधीय सूचक होते हैं, तो मतलब वो ऐसा सूचक होता है कि अम्ल के केस में वो अलग तरह से गंध करेगा और क्षार के केस में अलग। गंधीय सूचक मैं अभी बताता हूँ डिटेल में, इधर भी जाओ। क्या बोला अभी हम लोगों को पढ़ना है भाई, गंधीय सूचक के बारे में पढ़ना है। तो देखो बेसिकली गंधीय सूचक में क्या होता है भाई, देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ऐसा कोई, मान लेते हैं इस तरह का कोई सूचक है, ठीक है, ये क्या है भाई हमारा गंधीय सूचक है। तो देखो अगर इसमें हम लोग अम्ल डालेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई अम्ल डालेंगे तो ये अजीब टाइप का, मतलब कि गंध तो देगा, ये गंध देगा, ठीक है। हमारे पास में और एक गंधीय सूचक है, और इसमें भी, इसमें मैंने क्या कर दिया भाई क्षार डाल दिया, तो इसमें भी गंध देगा, ठीक है, गंध देगा। लेकिन मेन पॉइंट इसमें है कि देखो जो अम्ल होगा इसका गंध अलग टाइप का होगा, और क्षार जो है इसका गंध अलग टाइप का होगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे पता करेंगे, यानी कि गंध को सूंघ करके ये पता करेंगे कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या लिख देंगे हम लोग, वे सूचक जो अम्लीय, जो सॉरी अम्ल, क्या बोलेंगे, जो अम्ल या क्षार, वे सूचक जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर गंध देने लगती है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि और गंध, क्या लिख देंगे, गंध परिवर्तित होता है भाई, परिवर्तित होता है, मतलब कि जो अम्ल को मिलाने पर गंध कुछ अलग होगा और क्षार को मिलाने पर गंध कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने गंधीय सूचक के बारे में जान लिया। अब इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है कुछ खास और समझने को है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सीधा एक डायग्राम ही बना देते हैं। इसके बाद सब एग्जाम्पल्स हमारे जो है यहीं पे कवर अप हो जाएंगे इस चैप्टर के, सॉरी इस जो ये जो हमारे टॉपिक है इसका। तो अम्ल, क्षार और हम लोग यहाँ पे गंधीय सूचक ले लेते हैं, ठीक है, गंधीय सूचक ले लेते हैं, ठीक है जी। जैसे कि देखो पहला
अगर हम लोग प्याज का रस लेते हैं, ठीक है, प्याज का रस, तो जब हम लोग प्याज के रस में अम्ल डालते हैं तो ये कैसा गंध करेगा? ये तीक्ष्ण गंध करता है, तीक्ष्ण गंध। ठीक है, देखो प्याज के रस में जब हम लोग अम्ल डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध करेगा, और जब क्षार डालेंगे तो कोई गंध नहीं करेगा, कोई गंध नहीं करेगा। ठीक है, प्याज का रस डालने पे अगर अम्ल डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध, अगर क्षार डालेंगे तो कोई गंध नहीं करेगा। वहीं दूसरा एक आता है वनीला। ठीक है, एक आता है क्या भाई? वनीला। और जब हम लोग इस वनीले पे जब अम्ल डालेंगे तो ये प्राकृतिक गंध देगा। कैसा गंध करेगा? इसमें प्राकृतिक गंध करेगा। लेकिन जब क्षार डालेंगे तो कोई गंध नहीं करेगा, कोई गंध नहीं करेगा। ठीक है जी। उसी प्रकार से हमारे पास में तीसरा है लौंग का तेल। ठीक है, लौंग का तेल। तो जब हम लोग लौंग के तेल में अम्ल डालेंगे तो ये प्राकृतिक गंध करेगा। ठीक है, प्राकृतिक गंध करेगा। लेकिन जब क्षार डालेंगे तो कोई गंध नहीं करेगा, कोई गंध नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब देखो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये जो डायग्राम है हम लोग इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा गंधीय सूचक के बारे में भाई, जो हमें गंध से हमको पता चल पाएगा कि कोई पदार्थ हमारा क्या है, जो है अम्ल है या फिर क्षार। तो इस पूरे सेशन में बेसिकली हम लोगों ने क्या देख लिया अभी तक? सूचक के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। जो कि हम लोगों ने देखा सूचक जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। प्राकृतिक सूचक हो गया, और कृत्रिम सूचक, और गंधीय सूचक। सभी की हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में स्टडी किया। ये क्लास जो है थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो हमारे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आज का ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हमको यहाँ पे जो है अब डेली क्लासेस होने वाली है, ताकि जो है हम लोग 2 महीने में अपने साइंस के सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आता है तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, ताकि उसे पता चल सके कि जो है हम लोग यहाँ पे कितनी अच्छी से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, साइंस का एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो भी 2 महीने में इसका कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो और एक जरूरी बात कि हम लोग जो है लाइव क्लास भी लेंगे। जैसे कि अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं ये 7 बजे हो रहा है, इससे पहले 5 बजे हमारे पास में लाइव क्लास भी होती है। ठीक ना, साइंस की ही होगी, तो वो कुछ दूसरे वे में होगा। तो अगर आपको वो समझ में आएगा तो वहाँ पे कीजिएगा, अगर ये समझ में आता है तो यहाँ पे कीजिएगा। बस दोनों में यहाँ पे साइंस की क्लासेस होगी, एक तो लाइव होगा और एक रिकॉर्डेड रहेगी। ठीक है, तो अब दोनों कंडीशन में देखो भाई, अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरा तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो वही बोला मैंने, ग्रुप में जुड़ जाके। नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, ज्वाइन हो जाओ। आपको वीकली टेस्ट देना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है हम लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप में ही कर रहे हैं। यूट्यूब पे सिर्फ यहाँ पे क्लासेस हो रही है ना। पर ऐसा मत समझिए कि केवल क्लास लेने से ही हम लोग जो है यहाँ पे एक बेहतर नंबर ला सकते हैं। ठीक है, नंबर लाने के लिए आपको टेस्ट भी देना पड़ता है ना, उससे आपको पता चलेगा कि जो है ना आप कहाँ पे वीक है, किस टॉपिक पे वीक है, जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, और उस टाइप से आप पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, और कलरफुल नोट्स जो हैं वो बन रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट रुक जाओ। तो कलरफुल नोट्स जो है आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको जो है जुड़ जाना है। तो ये देखिए, ये जो है कुछ अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो कलरफुल नोट्स आपके लिए रेडी हो रहे हैं, तो जुड़ जाइए। और जल्दी ही ये सब नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा और बिजी हूँ, तो नोट्स जो है ना जल्दी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। अच्छा, इतना ही बना है अभी तक। तो फर्स्ट चैप्टर का जो है ना बस 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, है ना। एक बार बस देख लीजिए, ताकि जो है ना आपको प्योरली जो है ना जितना मैंने क्लास में बताया बस उतना ही नोट्स में है, और केवल यही पढ़ना है आपको। इससे बाहर में क्या ही पढ़ोगे, ये न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है, इससे ज़्यादा पढ़ोगे मतलब वो भी फालतू वाला ज्ञान हो जाएगा फिर वो, तो क्योंकि एग्जाम में है नहीं आना। ठीक है,
तो ये हमारे पास में नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो आपको जो है ना, आपके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितनी कोशिश हो सके कर रहा हूँ। तो अगर हमारा जो मेहनत है वो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।